नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि यूपी पुलिस की विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आपको इन सभी प्रश्नों को आधार बना सकते हैं आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और जान सकते हैं कि आपकी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर पहला प्रश्न, देखिए इस प्रश्न में लिखा हुआ है मुदित मनोहर मानस देखा। इसको इन्वर्टेड कॉमा में घेरा गया है। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है, यानी कि कौन सा अलंकार है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। म की आवृत्ति 3 बार हुई है, इसलिए यहां पर हो जाता है कौन सा अलंकार? आप सभी लोग इस अलंकार को बेहद अच्छी तरह से जानते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, अनुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ड कई बार आए, आवृत्ति हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में लिखा हुआ है जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा, यानी अनेक शब्द के जगह पे एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला ये प्रश्न है। तो जिसे देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए ट्रिक क्या है, तो इसमें मेन शब्द पकड़ा करिए आप। तो इसमें मेन शब्द जिसे करना, और दूसरा शब्द है क्या? कठिन हो, कठिन शब्द। करना और कठिन, ये दो शब्दों को आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। करना, तो दुष्कर हमारा पहला यही आंसर हो जाता है, और पुष्कर तो पर्यायवाची है तालाब का, और दुर्जय, जहां पर दुर शब्द लग जाए, दुर का मतलब कठिनाई से, और जय का मतलब कठिनाई से जीता जा सके, यानी जीता तो जा सकता है लेकिन कठिनाई से। अगर यही लिख देता अजय, यानी कि जीता ही नहीं जा सकता, लेकिन दुर्जय मतलब जीता तो जा सकता है लेकिन कठिनाई से। और दुराग्रह का मतलब होता है बुरी बात के लिए, गलत बात के लिए आग्रह, यानी हमारा यहां पर आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न देखिए, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहां पर बस इतना ही परीक्षा में कंफ्यूज हो जाता है कि प्रत्यय में लास्ट में अक्षर जुड़ते हैं, शब्दांश जुड़ते हैं कि शुरू में जुड़ते हैं। तो ये याद रखने के लिए ट्रिक ये है कि जो ही लिखे प्रत्यय, तो य इसमें डबल है, य एक ही य से काम चल जाना चाहिए। ये सिर्फ मैं आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं। य 2 बार आया है, यानी कि एक य फालतू में लास्ट में दे दिया गया है, और कहां ये य जुड़ा है? लास्ट में, अंत में जुड़ा है। तो प्रत्यय का ये जो डबल य है, ये आपको याद दिला देगा कि प्रत्यय में शब्द के अंत में कुछ जुड़ा रहता है, शब्दांश जुड़ा रहता है। यानी कि रंगीला में क्या जुड़ा हुआ है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, रंगीला। तो जब ऐसा प्रश्न पूछे कि प्रत्यय क्या है, तो आप क्या करेंगे कि पहले मूल शब्द आप पता करिए। मूल शब्द क्या है रंगीला का? तो मूल शब्द है रंग। तो रंग में अब रंग जब इसमें से निकाल देंगे, यहां से देखिए अगर हमने रंग निकाल दिया तो इसमें क्या बच गया? बड़ी ई का मात्रा और ला, यानी कि बड़ी ई का मात्रा और ला, यही अंत में जुड़ा है, इसलिए यही क्या है? प्रत्यय है। तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी, प्रत्यय। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है वर्ड का अर्थ नहीं होगा। याद रखिएगा, परीक्षा में हड़बड़ी के चलते अगर हम आप नहीं पर ध्यान नहीं देंगे तो आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है। तो आजकल प्रतियोगी परीक्षा में ये ट्रेंड बन गया है कि नहीं वाला प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है कौन सा वर्ड का अर्थ नहीं है। तो वर्ड मतलब अक्षर आप जानते ही हैं, दीर्घ वर्ण, लघु वर्ण, और बी रंग, गौर वर्ण, श्याम वर्ण, यानी रंग का भी पर्यायवाची है वर्ण, और जाति भी कहा जाता है, किस वर्ण के हो, यानी किस जाति के हो। सुंदर इसका पर्यायवाची नहीं है, यानी वर्ण का अर्थ कभी भी सुंदर नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, सुंदर। अब अगला प्रश्न देखिए। इसमें लिखा हुआ है अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जिस तरीके से प्रत्यय में लास्ट में शब्दांश जुड़ता है, उसी तरह से उपसर्ग में। तो आप जब ये समझें प्रत्यय उपसर्ग एक साथ पढ़ाया जाता है, तो प्रत्यय में जब आपको ये याद रहेगा लास्ट में, तो उपसर्ग में आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, तब उपसर्ग में शुरू में कुछ शब्दांश जुड़ता है। तो इसमें पूछ रहा अपहरण में, अपहरण में क्या उपसर्ग है, यानी शुरू में क्या जुड़ा हुआ है? तो विकल्प ए में लिखा है अ। तो आप इसका ट्रिक ये है कि जब उपसर्ग को आप निकालें, तो उपसर्ग निकालने के बावजूद भी शब्द का जो अर्थ है उसका अनर्थ न हो या अर्थ बिगड़े न। ये जो ट्रिक है 70% केस में आपका काम कर जाता है। तो अगर हम लोग विकल्प ए को टिक करेंगे, यानी हम कहना चाह रहे हैं कि अ उपसर्ग है, तो पहरड़, पहरड़ का क्या मतलब है? कुछ नहीं है, यानी कि विकल्प ए गलत है।
विकल्प बी को टिक करेंगे तो अव लिखा है, तो अव इसमें है ही नहीं। अप को टिक करेंगे अप, तो ये सही बन रहा है अप हरड़। हरड़ एक शब्द है, जैसे चीर हरड़ उसी तरह से हरड़ और अप यानी एक अलग शब्द है। अनु किसी की तो इसमें डी की कोई बात ही नहीं, यानी बिल्कुल आसान प्रश्न है। हमारा आंसर हो जाएगा सी अपदन हरड़, अपहरड़। अगला प्रश्न देखिए, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो अज्ञेय जी को 1978 ईस्वी में विकल्प डी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यानी कितनी नाव में कितनी बार, तो याद कराने के लिए मैं बता रहा हूं ताकि अगर प्रश्न रिपीट करे तो आपको याद रहे, और इसका कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। तो अज्ञेय का मतलब ये आप सोच लीजिए, अज्ञेय मतलब नहीं जानने वाला। मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं होगा। अज्ञेय का मतलब नहीं जानने वाला व्यक्ति जो होगा, नहीं जानने वाला जो व्यक्ति होगा वो एक ही नाव में बार बार आके बैठ जाएगा। अज्ञेय नहीं जानने वाला व्यक्ति एक ही नाव में बार बार आके बैठ जाएगा, यानी कितनी नाव में कितनी बार बैठ जाएगा उसे खुद अज्ञेय रहेगा, वो अनजान रहेगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाता डी। अब अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में यह प्रश्न सैकड़ों हजारों बार पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जा चुका है, और इसके बावजूद भी कुछ छात्र इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो आज के बाद ये प्रश्न आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। जब भी एक कवित्री वाला प्रश्न आए तो गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लोग ज्यादातर ये शब्द सुनते रहते हैं। कवित्री शब्द तो बहुत कम ही सुनते हैं, 9 के बराबर, लेकिन कवि शब्द हम लोग बार बार सुनते रहते हैं। तो बस इसी को जोड़ के हम लोग कवि के बाद ही कोई शब्द को टिक करते हैं। जैसे ए में भी शुरू में कवि लिखा है, बी में भी कवि लिखा है, सी में भी कवि लिखा है, विकल्प डी में कवि नहीं लिखा है। क्या लिखा है? कवयित्री। यानी आपको बस इतना याद रखना है कि किस विकल्प में कव शब्द जुड़ा है। कव का मतलब कब, या आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूं WHEN, वेन मतलब कब होता है, लेकिन आप कब याद रखिएगा। जिस विकल्प में कब लिखा होगा उसी को टिक करिएगा, कवि वाले को टिक नहीं करना है। ये कवि का स्त्रीलिंग है, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री, कब को आपको टिक करना, वेन को, कब क्यों कैसे वाले व को टिक करना है। यानी हमारा आंसर है डी। अब अगला प्रश्न देखिए, कपाट का तद्भव शब्द क्या हुआ? यानी कि साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कपाट का बिगड़ा हुआ रूप। तो कपाट का तद्भव क्या होगा? तो कपड़ा। तो कपड़ा नहीं होगा, क्योंकि कपड़ा तो करपट का होता है। यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी, किवाड़, कपाट। जैसे कहा जाता है कपाट खोल दो, या दुर्गा जी का कपाट इस तारीख को खुलेगा, यानी कि किवाड़। और कमर का तो कटी होता है, कांटा कंटक होता है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा कुल मिला के विकल्प बी। कपाट का तद्भव यानी कि संस्कृत रूप है, तद्भव रूप है यानी बिगड़ा हुआ रूप है किवाड़। कपाट संस्कृत का रूप है, तत्सम रूप है। अब अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में लिखा हुआ महोत्सव का संधि विच्छेद है। महोत्सव, तो संधि विच्छेद में भी थोड़ी बहुत क्या ज्यादा ही ट्रिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, संधि विच्छेद करने के बाद 2 शब्द होते हैं, तो टूटने के बाद, संधि विच्छेद का मतलब टूटना, टूटने के बाद फूटना नहीं चाहिए। क्या नहीं फूटना चाहिए? न बाएं वाला शब्द फूटे न दाएं वाला शब्द फूटे। यानी टूटने के बाद बाएं वाले भी शब्द का अर्थ होना चाहिए, दाएं वाले भी शब्द का अर्थ होना चाहिए। यानी टूटने के बाद इसका अर्थ का अर्थहीन नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ मतलब बाएं दाएं वाले दोनों शब्दों का होना चाहिए। तो विकल्प ए देखें तो लिखा है महोधन उत्सव। तो दाएं साइड में जो उत्सव लिखा है उसका तो मतलब सही है, लेकिन महो मतलब क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। विकल्प सी में देखिए, दाएं साइड में उत्सव का तो मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन बाएं साइड में जो मही लिखा है तो मही का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। और विकल्प डी में तो बस दाएं साइड में उत्सव लिखा है, लेकिन बाएं साइड में म लिखा है, तो म से कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। और बी, हमारा विकल्प बी आंसर हो जा रहा है, क्योंकि बाएं साइड का भी मतलब है शब्द का और दाएं साइड का भी। महा मतलब महान, बड़ा, उत्सव मतलब उत्सव, यानी कि अच्छा अर्थ निकल रहा है, महान उत्सव यानी महा उत्सव। तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। और ये कौन सी संधि है? तो महोत्सव गुण संधि है। जिस शब्द के बीच में ए दिखाई दे, ओ दिखाई दे, यानी कि ए दिखाई दे, ओ दिखाई दे और आसमानी र दिखाई दे, तो ये गुण संधि होने की पूरी संभावना हो जाती है, और ये गुण संधि है महोत्सव। अब अगला प्रश्न देखिए, सदैव शब्द में संधि है।
सदैव शब्द में कौन सी संधि है यही बताना है। तो आज के बाद ये प्रश्न या इस तरह का कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। देखिए, जब भी ये एक हाथ है और ये दूसरा हाथ है, जब कोई व्यक्ति एक हैंड ऊपर करे तो साधारण सी बात है, कोई प्रश्न पूछने पर कोई व्यक्ति छात्र एक हैंड ऊपर करता है। लेकिन अगर कोई छात्र दोनों हाथ अपना अगर ऊपर कर दे तो उसने एक हाथ के बदले में दूसरा हाथ खड़ा करके एक हाथ की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो एक हाथ की वृद्धि कर दी, यहां पर एक हाथ होने के बदले में यहां पे दो हाथ है, यानी कि एक हाथ की वृद्धि है, एक हैंड की वृद्धि है, एक मात्रा की वृद्धि है, डबल मात्रा है, इसलिए वृद्धि है, वृद्धि है, वृद्धि है, यानी यहां पर हमारी संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में लिखा हुआ है, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। लोकोक्ति, लोकोक्ति का मतलब एक पूरा कहानी होता है, इसमें लोगों के द्वारा कही गई उक्ति होती है। तो इसका क्या अर्थ होगा? विकल्प ए में लिखा है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। तो आप नहीं भी पढ़े रहेंगे तो आसानी से कुछ प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। लिखा है कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, यानी कि ऊंचा और नीचे की बात हो रही है, यानी हमारा यही आंसर सही हो जाता है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। बाकी विकल्प भी आप लेकिन ऐसे प्रश्नों में सब पढ़ लीजिएगा, ताकि हो सकता है कहीं उससे भी अच्छा विकल्प आपको देखने को न मिल जाए। तो जल्दी जल्दी सब विकल्प देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा विकल्प यही हमारा सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर किस प्रकार का अर्थ प्रकट करते हैं। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो विकल्प बी में लिखा है विपरीत, होगा ही नहीं। असामान्य, असामान्य तो कोई होता ही नहीं है। पर्याय, पर्यायवाची शब्द देते नहीं है। तो एक ही आंसर बचा है विशेष, और मुहावरे हमेशा विशेष अर्थ देते ही हैं। अगर कहा जाए 9 2 11 होना, तो आप इसके अर्थ में ये नहीं कह सकते कि 9 में 2 जोड़ने पर 11 होता है। 9 2 11 कहा जा रहा है, लेकिन इसका मतलब होगा भाग जाना। यानी हमेशा मुहावरे का वो अर्थ नहीं होता है जो कि कहा जाता है, बल्कि कुछ विशेष अर्थ होता है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब अगला प्रश्न देखिए, अन्न और अन्य, अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। यानी श्रुति सम भिन्नार्थक ये प्रश्न है, यानी सुनने में तो एक जैसा लगेगा, अन्न कहिए या झटके में अन्य कहिए, सुनने में एक जैसा लगेगा, लेकिन दोनों के अर्थ अलग होते हैं। तो विकल्प में से आपको बताना है। अन्न मतलब होता है अनाज, और अन्य कहा ना जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति से पूछ लो, हमसे ना पूछो, यानी किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ लो। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए, यानी अन्न का मतलब अनाज और अन्य का मतलब दूसरा। अब अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छांटिए। तो राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं। तो झंडे को अंडरलाइन किया गया, यानी कि झंडे का ही पर्यायवाची शब्द दिए गए विकल्पों से छांटना है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो वाक्य में सटीक बैठ जाए और वाक्य अटपटा ना हो, अर्थहीन ना हो। तो यहां पर सेतु तो होता नहीं है झंडे का पर्यायवाची, और विमान भी नहीं होता है। लेकिन विकल्प ए और बी दोनों ही अपने अपने जगह पर सही है, क्योंकि झंडे का पर्यायवाची ध्वज भी होता है, पताका भी होता है, केतु भी होता है, निशान भी होता है। तो कई होते हैं, यानी ए और बी दोनों सही है। लेकिन अगर हम कहें राष्ट्रीय पताका का हम सबको अभिवादन करना चाहिए, तो उतना सटीक नहीं लग रहा है जितना कि सटीक ध्वज कहने पर वाक्य सेट हो जा रहा है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज का हम सभी अभिवादन करते हैं, यानी कि सही तो पताका भी है लेकिन सटीक ध्वज होगा, यानी विकल्प ए हमारा आंसर हो जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, लिखा है शीत का विलोम क्या होगा। यानी शीत जो शब्द है, यानी शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, तो शीत यानी कि ठंडा का विलोम क्या होगा। तो विकल्प ए में तो पर्यायवाची ही लिख दिया, बी में तो गीत लिख दिया जो कि कुछ मतलब ही नहीं है, और कृष्ण का मतलब होता है काला। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है डी, उष्ण। उष्ण मतलब गर्म। तो कुछ कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो आपको पता तो नहीं होंगे, लेकिन ये पता होता है कि कौन कौन उत्तर नहीं होगा। और जब 3 विकल्प अगर आपको ये पता चल जाए कि ये तो होगा ही नहीं, तो चौथा अपने आप आंसर सही हो जाता है। तो दोस्तों आज का यह टॉप 15 हिंदी का प्रश्न जो कि यूपी पुलिस की विगत परीक्षाओं से लिए गए थे, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि इस सीरीज को हम आगे भी ले जाएं और आपकी जेल वार्डर और फायरमैन की परीक्षा के लिए हम तैयारी कराते रहें। तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।